see, one is EWS and second is OBC. यहां पर सबसे ज्यादा पजल्ड होते हैं लोग. प्लीज सी, इनकम लिमिट ऑफ द फैमिली, ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली should be less than 8 lakh rupees in previous financial year. This is EWS certificate is based on income and asset criteria. Income and asset. So income should be less than 8 lakh of the family in previous financial year. हर साल फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, इसलिए हर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम ईयर में आपको नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा. राइट नाउ दिस इज ए ग्रॉस इनकम ऑफ द फैमिली. अब यहां पे देखिए फैमिली में कौन कौन से लोग होते हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज. व्हाट मींस फैमिली फॉर ईडब्ल्यूएस? योरसेल्फ, योर फादर, योरसेल्फ, योर फादर. राइट, फादर के बाद मदर, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए. फिर योर सिबलिंग with age less than 18, siblings, भाई बहन. फिर योर स्पाउस, अगर मैरिड हैं तो, इसलिए स्टार मार्क लगा देते हैं, स्टार मार्क, स्पाउस. फिर योर चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे हैं और वो भी लेस देन 18 ईयर्स के होने चाहिए. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तो मैंने कंडीशन बता दी है, ठीक है. तो दिस इज फैमिली. फैमिली की ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम में क्या होता है? टोटल इनकम, नॉट द प्रॉफिट. ग्रॉस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस. इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एग्रीकल्चर इनकम इज ऑल्सो इंक्लूडेड, बट ओबीसी में एग्रीकल्चर इनकम नहीं काउंट होती. सो इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस ऑफ द फैमिली should be less than or equal to 8 lakh. And this less than 8 lakh income includes all income sources, which is salary, professional income, business income if any, rental income, any interest earned from the bank, anything which is share market earning, agricultural income. It is from the all sources. How much? Not more than 8 lakhs. Then you are fit in the income criteria. But income is not the only criteria. Asset. Asset किसके देखे जाएंगे? इन्हीं family. Why the sibling over 18 years are not included? Why your children over 18 years are not included? They may be separately, they may be a separate family. Right, for the purpose of this. Right, वैसे तो आपके परिवार का हिस्सा है, but for the purpose of UPFE definition वो काउंट नहीं होते. नाउ एसेट की जब बात करते हैं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में यू शुड, एंड एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर शुड बी लेस देन 5 एकड़. 5 एकड़ से कम होना चाहिए एग्री लैंड. फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए. रेजिडेंशियल प्लॉट यहां पर भी लेस देन करना है. रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए अगर ये नोटिफाइड म्यूनिसिपल बाउंड्री के अंदर है. अगर म्यूनिसिपल बाउंड्री के बाहर है तो 200 स्क्वायर यार्ड का चलेगा. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड 1 यार्ड इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट. तो इसका मतलब 100 स्क्वायर का मतलब हो गया कि 100 स्क्वायर यार्ड इज 900 स्क्वायर फीट. विद इन म्यूनिसिपल बाउंड्री 900 स्क्वायर फीट, आउटसाइड म्यूनिसिपल बाउंड्री 1800 स्क्वायर फीट इज परमिसिबल, नॉट बियॉन्ड दैट. एंड देन दिस इज, तो फ्लैट, प्लॉट, एग्रीकल्चर, ये एसेट. So none of these your family has, and this less than 8 lakh your family has income, then you are in EWS category. इनकम कौन सी? जो इनकम ऑन रिकॉर्ड है, जो इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू प्रूवन है. अगर आपके पेरेंट्स ITR फाइल करते हैं तो वो ITR कैन बी इनकम प्रूफ. अदरवाइज आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आप इनकम सर्टिफिकेट एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. तो यहां पर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एक साथ बनता है. एंड हु कैन गिव यू द सर्टिफिकेट? राइट, EWS में SC, ST, OBC कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते. दिस इज ओनली फॉर जनरल हु आर इकोनॉमिकली वीकर. द सर्टिफिकेट इज वैलिड ओनली फॉर 1 particular year, right? And
द अथॉरिटी शुड बी तहसीलदार और एवब, ये भी आपको ध्यान रखना, अभी मैं बताता हूं। सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर ओनली। सर्टिफिकेट शुड बी मेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसकी भी लिस्ट आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑफिसर हैं जो सर्टिफिकेट बना सकते हैं। एंड इट शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ यूपीएससी। डेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, बस यहां पे इंपॉर्टेंट है, आपको अभी सर्टिफिकेट पहले इंश्योर करना है, आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तभी आप फॉर्म आप ईडब्ल्यूएस से भरिए। सो डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट should not be before 1st April 2024, क्योंकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज एंडेड इन मार्च 2024, 31 मार्च, तो उसके बाद ही बनेगा, तो 1 अप्रैल के बाद बना होना चाहिए। एंड नॉट आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट आपको फॉर्म भरने का है 11 फरवरी, तो इवन इफ यू फिल द फॉर्म ऑन द लास्ट डेट, तो लास्ट आपका जो सर्टिफिकेट है वो 11 फरवरी तक का हो सकता है। प्रैक्टिकली ये है कि फॉर्म भरने की डेट के पहले का हो और 1 अप्रैल 2024 के बाद का हो। सो दिस इज द विंडो ड्यूरिंग विच द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एंड द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। व्हाट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है कि डीएम है, एसडीएम है, एडीएम है, सीडीओ ऑफ द एरिया है, तो यह अभी मैं लिस्ट आपको बताऊंगा, दैट लिस्ट आई विल टेल यू। अब हम आ जाते हैं ओबीसी पर। अदर बैकवर्ड क्लासेस, यहां पर दो कैटेगरी है, वन इज क्रीमी लेयर एंड द सेकेंड इज नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर, अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर में हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन, यू विल बी ट्रीटेड एज ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, देयरफॉर ओबीसी के कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, राइट? सो दे आर एज गुड एज द जनरल कैंडिडेट। So we have to identify who are creamy, who are non-creamy. OBC non-creamy layer students are eligible for reservation. They get age relaxation also in the upper age. They are entitled for the upper age relaxation also. They are entitled in the attempt relaxation also. And the basic criteria is caste and income. देखिए OBC में है caste and income. Economically weaker section में था इनकम एंड एसेट, वहां पर कास्ट नहीं है, वो तो जनरल होना चाहिए, बस जनरल कैटेगरी वाले जो कास्ट है वो होना चाहिए, कोई भी हो। यहां पर कास्ट एंड इनकम है, तो योर कास्ट शुड बी पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट। स्टेट में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सेंट्रल में होना चाहिए क्योंकि इट इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। नाउ कास्ट हो गया, फिर देन इनकम। So the income criteria of OBC is very different than the income criteria of the EWS. ध्यान दीजिए, in EWS agricultural income was accounted, business income, agriculture income, salary income, professional income, फिर any other type of the rental income, सब कुछ ऐड होता था। लेकिन OBC में इनकम क्राइटेरिया अलग अलग तरह का है। अब मैं आपको बताता हूं, और जो मैं बता रहा हूं इसको आप फर्दर वेरीफाई कर लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में जाकर के, डीओपीटी की वेबसाइट में जाकर के, यूपीएससी के थ्रू या अदर जगह जाकर के वेरीफाई कर लीजिए, यू विल फाइंड लगभग सेम, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज डू वेरीफाई फॉर योर ऑन सेटिस्फेक्शन। नाउ हम क्या करते हैं अब यहां पर कि पहले हम क्रीमी लेयर को डिफाइन कर देते हैं कि क्रीमी लेयर ओबीसी में कौन है, और जो बच जाएंगे वो नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर में बहुत सारे लोग हैं, क्रीमी लेयर में कुछ लिमिटेड लोग हैं। So if you are not falling within the creamy layer in OBC, you are falling in non-creamy layer. It is just very clear understood. So based on caste and employment criteria of the parent with income, so caste and employment का मतलब यहां पर हो गया income, इसके बेसिस पर पहले हम क्रीमी लेयर को डिसाइड करते हैं। क्रीमी लेयर को डिसाइड करने के लिए देयर इज नो सिंगल क्राइटेरिया फॉर द ऑल कैटेगरीज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को डाउट है, and this doubt you can clear. Today this session will help you to clear your doubt कि who can be a part of creamy layer, who can be a part of non creamy layer. It's a very very important. ये हो सकता है कि आपको डाउट आपके दिमाग में बहुत समय से चला आ रहा है, and most of you will clear, 99% chances your doubt will be clear today, right? So there is a different criteria for the private sector employed parents. एक चीज ध्यान दीजिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में फैमिली था, और फैमिली में कौन कौन था?
आप थे, आपकी मदर थी, आपके फादर थे, आपके ब्रदर सिस्टर जो 18 साल से कम है, आपके पति या आपकी पत्नी थी अगर आप मैरिड हैं, और आपके बच्चे थे, और उन सब की इनकम ऐड होती थी, आपकी अपनी इनकम भी उसमें ऐड होती थी। लेकिन ओबीसी में क्राइटेरिया अलग है। ओबीसी में आपके अपने एम्प्लॉयमेंट से आपके कैंडिडेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एम्प्लॉयड हो या ना एम्प्लॉयड हो, आपकी इनकम नहीं ऐड होगी। एंड दिस इज द पेरेंटल इनकम। आपके ब्रदर सिस्टर चाहे 18 से कम हो, चाहे 18 से ज्यादा हो, आपकी पत्नी हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, उनकी इनकम भी नहीं ऐड होगी। एंड हुज इनकम विल ऐड? इट विल ऐड द इनकम ऑफ पेरेंट्स, नॉट स्पाउस, पेरेंट्स। तो पेरेंटल इनकम ऐड होगी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट यह है, इन ओबीसी देयर इज कंसर्न ऑफ ओनली पेरेंटल इनकम, मदर इनकम एंड फादर्स इनकम। नाउ मदर एंड फादर से खाली फर्क है हमारा, आप यहां पर प्राइवेट सेक्टर, आपके मदर फादर या तो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एक कैटेगरी ले लिया। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई, पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो तीसरी कैटेगरी हो गई, और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हैं तो चौथी कैटेगरी हो गई। तो हम क्या करेंगे, इन कैटेगरी में क्रीमी लेयर में कौन कौन आते हैं, हम पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप उनको बहुत अच्छे से समझ गए, तो अगर आप उसमें नहीं आते तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, फिर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। नाउ प्राइवेट सेक्टर वाले के लिए क्या क्राइटेरिया है? प्राइवेट सेक्टर के लिए क्राइटेरिया ये है कि ग्रॉस एनुअल इनकम बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ऑल सोर्सेस शुड बी लेस देन 8 लाख। दिस शुड बी लेस देन 8 लाख। अब लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर कौन कौन सी है बताइए। ईडब्ल्यूएस में तो सिंगल फाइनेंशियल ईयर था पिछले वाला 2023-24, और ओबीसी में लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की इनकम देखी जाएगी। तो 23-24 द लेटेस्ट वन, उसके पहले 22-23, उसके पहले 21-22। सो दीज 3 फाइनेंशियल ईयर add the income of your parents, both parents, divide by 3, so average annual income on the basis of last 3 financial years should be less than 8 lakh। बट इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं ऐड होती। दैट इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड। फॉर ईडब्ल्यूएस एग्रीकल्चर इनकम ऐड होती थी, फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट एडेड, राइट। सो सैलरी ऐड होगी प्राइवेट के लिए, बिजनेस ऐड होगा, प्रोफेशनल इनकम ऐड होगी, रेंटल ऐड होगा, आपको अगर इंटरेस्ट मिला है पेरेंट को ऐड होगा, प्रॉफिट फ्रॉम शेयर मार्केट ऐड होगा, अदर सोर्सेज से इनकम ऐड होगा एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। तो एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट एडेड, दिस इज नॉट एडेड, एक्सेप्ट लिखा हुआ। तो ग्रॉस इनकम अगर 8 से अधिक है, 8 लाख से, तो क्रीमी लेयर है, और अगर 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर है। तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए लेस होना चाहिए और क्रीमी लेयर के लिए अधिक होना चाहिए। तो अगर इन सब के एडिशन से अगर इनकम 8 लाख से अधिक है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, अगर नहीं है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अब देखिए, जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते, उनकी इनकम प्रॉपरली अकाउंटेड नहीं है, तो ये असेसमेंट करेंगे कौन? अधिकारी। कौन करेंगे? जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो आपका सर्टिफिकेट बनाएंगे। अगर वो आपका सर्टिफिकेट आपकी पेरेंटल कंडीशन को बना करके दे देते हैं तो आप एक ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं। जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, उनको पिछले 3 वर्षों की इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। जिनकी आईटीआर फाइल नहीं होती है, उनको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कहां से? वो बनवाएंगे उस ऑफिसर से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो ये हो गया पहली कैटेगरी प्राइवेट सेक्टर के लिए। बट दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो ये 8 लाख वाला क्राइटेरिया फिर वैलिड नहीं है, फिर वो 8 लाख की बाउंड्री अमान्य है। सो 8 लाख बाउंड्री इज ओनली व्हेन इट इज ए सेल्फ एम्प्लॉयड केस, और इट इज ए सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब हो गया बिजनेस टाइप, और इट इज ए एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द अदर। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स एग्रीकल्चर में ही है, कोई दूसरा कुछ करते नहीं और आप ओबीसी में हैं, तब तो फिर बात ही खत्म हो गई कि भाई एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे भी काउंट नहीं हो रही और दूसरे सोर्सेज से इनकम ज्यादा है नहीं, तो ऑब्वियसली आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं। ध्यान रखिए, गवर्नमेंट सर्विस में अगर आपके पेरेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना है आपको।
अगर आपके फादर, एंड यहां पर मैंने लिखा एंड, और वो भी बोल्ड करके लिखा है, फादर एंड मदर, मतलब दोनों, दे आर डायरेक्टली रिक्रूटेड इन ग्रुप ए, डायरेक्टली रिक्रूटेड इन ग्रुप ए, मतलब रिक्रूटमेंट ही ग्रुप ए में हुआ है, लेवल 10 से एंट्री हुई थी उनकी, देन योर पेरेंट्स एंड यू विल बी इन क्रीमी लेयर। फिर आप क्रीमी लेयर में हैं, क्योंकि ये क्रीमी लेयर की क्राइटेरिया बता रहा हूं मैं, दिस इज फॉर क्रीमी लेयर। अगर दूसरा है, अगर फादर या मदर इनमें से कोई एक भी डायरेक्टली ग्रुप ए में आया है, डायरेक्टली, प्रमोट ही नहीं, अभी हम फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। कई बार क्या होता है, रिक्रूटमेंट ग्रुप बी में हुआ, प्रमोशन ग्रुप ए में हो गया 40 साल 50 साल में एज में, तो ऐसा नहीं। पहले हम बात कर रहे हैं कि सीधे ग्रुप ए में रिक्रूटमेंट हुआ। अगर दोनों लोगों का ग्रुप ए में रिक्रूटमेंट हुआ, आपके पेरेंट्स का, तो आप क्रीमी लेयर में हैं, आपको फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर दोनों में से किसी एक का भी हुआ डायरेक्ट ग्रुप ए में, तो भी आप क्रीमी लेयर में हैं। सो फादर और मदर, यहां पे और देखिए, और एनीवन, तो भी आप क्रीमी लेयर में हैं। फिर तीसरा देखिए, फादर एंड, अब यहां पर एंड आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, एंड मदर बोथ, दोनों होना चाहिए, आर डायरेक्टली रिक्रूटेड इन ग्रुप बी, दोनों ग्रुप बी में है, तो भी आप क्रीमी लेयर में हैं, तो भी क्रीमी लेयर है। ग्रुप बी का मतलब क्लास 2, लेकिन उनमें से कोई एक ग्रुप बी में है और एक ग्रुप सी में है, या दूसरा अनएम्प्लॉयड है, तो आप क्रीमी लेयर में नहीं है, फिर आपको बेनिफिट मिल जाएगा नॉन क्रीमी लेयर का। सो फादर एंड मदर बोथ आर डायरेक्टली रिक्रूटेड इन ग्रुप बी, तो आप क्रीमी लेयर में, मतलब यहां पर दोनों होना चाहिए, दिस बोथ इज इंपॉर्टेंट। फिर फोर्थ कंडीशन, फादर वाज डायरेक्टली रिक्रूटेड इन ग्रुप बी, फादर, मदर नहीं, सिर्फ फादर, एंड इज प्रमोटेड इन ग्रुप ए, एंड इज प्रमोटेड इन ग्रुप ए बिफोर 40 years ऑफ हिज एज, बिफोर 40 years ऑफ हिज एज, यहां पर सिर्फ फादर का क्राइटेरिया है। अगर आपके पिताजी का ग्रुप बी में रिक्रूटमेंट हुआ था डायरेक्टली, लेकिन 40 साल की एज के पहले उनका प्रमोशन ग्रुप ए में हो गया, तो आप नॉन क्रीमी लेयर का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, फिर आप क्रीमी लेयर में होंगे। लेकिन अगर प्रमोशन 40 years के बाद हुआ है, मतलब फादर की एज 40 years हो गई थी, फिर वो ग्रुप ए में गए, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में होंगे। क्लियर? यहां पर कोई भी देयर इज नो एनी क्राइटेरिया ऑफ इनकम, ये सिर्फ पोस्ट का क्राइटेरिया है गवर्नमेंट जॉब में। अब यहां पर मदर का क्राइटेरिया क्या है? अगर फादर अनएम्प्लॉयड है और उनकी किसी अदर सोर्स से, प्राइवेट सोर्स से इनकम नहीं है, सिर्फ मदर अर्निंग है, और मदर ग्रुप बी में रिक्रूट हुई थी, बाद में उनका प्रमोशन ग्रुप ए में हो गया, तो चाहे 40 ईयर से पहले हो या बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं है, यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ नॉन क्रीमी लेयर, फिर वो क्रीमी लेयर में नहीं होगा। तो ये फादर के लिए क्राइटेरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना है आपको इसको। तो दोस्तों 8 लाख क्राइटेरिया फॉर ओबीसी इज पीनट, ये तो 99% केसेस में तो वायलेट हो ही रहा है, 99 ने कहे तो 90% में तो हो ही रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इफ्स एंड बट्स हैं, राइट। और एग्रीकल्चर इनकम ऐड नहीं हो रही, और यहां पर गवर्नमेंट जॉब में सैलरी इज नॉट ए क्राइटेरिया, तो सैलरी इनकम नहीं ऐड हो रही, गवर्नमेंट जॉब में सैलरी इनकम नहीं ऐड हो रही, क्योंकि यहां पर तो क्लास से डिफाइन कर रहे हैं, ग्रुप ए, या तो डायरेक्ट ग्रुप में ए में आए हों दोनों या कोई एक, या फिर यहां पर ग्रुप बी से ग्रुप ए में 40 ईयर से पहले आ गए हों, तो आप क्रीमी लेयर में हैं। अगर 40 ईयर्स के बाद आपके पेरेंट्स आए, हाँ, अगर दोनों आपके मदर फादर ग्रुप ए में आ चुके हैं, तो आप क्रीमी लेयर में हैं। तो ये हो गया गवर्नमेंट सेक्टर का क्राइटेरिया। अब हम तीसरी कैटेगरी में चलते हैं, हमने बताया था ना 4 कैटेगरी, पीएसयू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो अब हम चलते हैं पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, मैनेजेरियल पोस्ट एंड अबव, मैनेजेरियल पोस्ट एंड अबव दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए, तो कौन होगा? क्रीमी लेयर होगा। अगर मैनेजेरियल पोस्ट के नीचे है, पब्लिक सेक्टर में मैनेजेरियल पोस्ट से नीचे है, ग्रुप बी के इक्विवेलेंट, ग्रुप सी के इक्विवेलेंट, तो फिर वो नॉन क्रीमी लेयर होगा। तो आपके पेरेंट्स
अगर ग्रुप ए के इक्विवेलेंट है, मैनेजेरियल पोस्ट पर हैं, क्योंकि पीएसयू में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो पीएसयू के लिए वहां के डिपार्टमेंट से लिखवाना पड़ता है कि ये किसके इक्विवेलेंट है, ग्रुप बी के या ग्रुप ए के या ग्रुप सी के। तो अगर ग्रुप बी या ग्रुप सी के इक्विवेलेंट है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में है, अगर ग्रुप ए के इक्विवेलेंट है तो क्रीमी लेयर है, उसमें लिखा हुआ है मैनेजेरियल पोस्ट। तो ये हो गया क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, तो कोई भी एलजी और गवर्नर अगर इस तरह की किसी पोस्ट में है भाई आपके पेरेंट्स, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं। या हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन, हो सकता है यूपीएससी के चेयरपर्सन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो ऐसे केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल में तो ये सब क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में नहीं है, ग्रुप ए में नहीं है, गवर्नमेंट में है, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं, फिर इनकम इज नॉट द क्राइटेरिया। तो जो 8 लाख क्राइटेरिया है ओबीसी के लिए, वो प्राइमरीली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लिए है। गवर्नमेंट के लिए, पीएसयू के लिए और रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए उसकी पोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग ओबीसी पे आते हैं। अगर आज तक आपको ये पता नहीं था तो आप आज जाइए, अपना सर्टिफिकेट बनवाइए, सर्टिफिकेट बनवा करके, और बहुत बेनिफिट होता है। ओबीसी में अगर आपकी रैंक नीचे आती है तो भी आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल सकता है, प्रमोशन में भी फर्क पड़ता है। इसलिए ओबीसी में आप अगर फॉल करते हैं, यू शुड गेट द सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी मस्ट बी इश्यूड आफ्टर 1 अप्रैल 2024 एंड बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज 11 फरवरी 2025। हर साल, एवरी ईयर, अगर आप 26 में एग्जाम भरेंगे, सिविल सर्विस 26 या फिर अदर एग्जाम ऑफ यूपीएससी इन 26, you will be required to get the new certificate based on the next financial year criteria. तो this is very very important. I have explained this data. मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत चीजें समझ में आई होंगी. I have tried to explain you in a better way. फिर भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई देयर इटसेल्फ इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑल्सो इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट देन वी विल सेंड यू इफ यू पुट ए रिक्वेस्ट इन द कमेंट बॉक्स। कोई और भी आपका कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू द एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिपरेशन, प्लीज डू कमेंट मी, नॉक मी, आई विल हेल्प यू, राइट। अब नॉन क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया था वो हमने बता ही दिया कि 3 ईयर की इनकम चाहिए, तो 21-22, 22-23 और 23-24 की इनकम के बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। और ये सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद और 11 फरवरी 2025 के पहले बना होना चाहिए, इसको आप अवॉइड नहीं करना। और फॉर्मेट ऑफ दिस सर्टिफिकेट शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ द यूपीएससी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, राइट। अब कौन कौन से अथॉरिटी हैं जो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, अभी हम SC ST पर भी आएंगे, उनमें ज्यादा डिस्कशन नहीं जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलाउड है, ADM अलाउड है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, राइट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, देन असिस्टेंट कमिश्नर, नॉट बिलो रैंक, फर्स्ट क्लास रैंक। फिर सेकंड कैटेगरी में चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट। देखिए, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग के नॉमेनक्लेचर है, इसलिए इन्होंने सब दे दिए। ये है ज्यादातर इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू ऑफिसर में कौन सा ग्रेड, तहसीलदार या उससे हायर, उससे नीचे नहीं। नीचे कौन कौन से हैं तहसीलदार से नीचे? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, नायब तहसीलदार, कानून गो, पटवारी, ये उससे नीचे हैं तहसीलदार से, तो इनके द्वारा बनाया हुआ नहीं चलेगा, इसलिए ब्लॉक लेवल का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आपको तहसील लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट का कोई अधिकारी बनाए, जैसे ADM, SDM वगैरह, या DM, या फिर उसके नीचे तहसीलदार बना दे, राइट। फिर SDO से भी चलेगा, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ योर एरिया, SDO, राइट, दैट ऑल्सो विल वर्क, ये भी ऑथराइज्ड है। सर्टिफिकेट इश्यूड बाय, प्लीज नोट, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनी अदर अथॉरिटी नॉट फॉलोइंग इन द अबव लिस्ट will not be accepted by UPSC.
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. दिव्या तंवर का केस वेल नोन है. सी वाज ए डिजर्विंग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट. पहले साल ईडब्ल्यूएस से उनका सिलेक्शन भी हुआ और उनको आईपीएस मिला भी. अगले साल उनकी बहुत अच्छी रैंक आई, लेकिन उसके बावजूद भी सी कुड नॉट गेट the allocation of the department, क्योंकि by mistake she uploaded the previous year certificate and that previous year certificate was not valid. क्योंकि previous financial year चाहिए, उससे पुराना नहीं चाहिए. उन्होंने old certificates अपलोड कर दिया था. she fought well, कोर्ट तक गई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गई, बट रिलीफ नहीं मिला. ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं ओबीसी स्टूडेंट का जिनका फॉर्मेट गलत था, या फिर डेट ऑफ इश्यू गलत थी, या फिर इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर ने बनाया था, उनको रिलीफ नहीं मिला. तो दोस्तों, आप भले ही 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद फॉर्म भर देना, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो सारा काम छोड़ करके पहले अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फिर आप फॉर्म भरिए. प्लीज डू रिमेंबर दिस, डोंट मेक एनी मिस्टेक. एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह अमेंडमेंट में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा. प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में सी बेसिस पर कट ऑफ डिसाइड होगा. कैटेगरी कैन नॉट बी चेंज्ड इन फ्यूचर. एनी कैटेगरी विल बी गिवन, विल बी कंसीडर्ड. एक ऑप्शन है खाली कि इफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म विद द ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बट योर सर्टिफिकेट इज अनवैलिड, you may be counted in general provided you have cleared the all cutoffs in prelims, mains and interview with general cutoff. तो आपको जनरल माना जा सकता है. लेकिन कहीं पर भी अगर कैटेगरी का कट ऑफ से सिलेक्शन होगा तो नहीं माना जाएगा, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा. आप जनरल से ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस से जनरल में, ओबीसी से जनरल में बीच में स्विच नहीं कर सकते. तो कैटेगरी फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, उसको बहुत इंपॉर्टेंट से भरना. प्रीवियस एग्जाम में अलग कैटेगरी थी, इस बार कैटेगरी चेंज हो सकती है, हो सकता है लास्ट ईयर आप ईडब्ल्यूएस में थे, इस बार आपका सैलरी आ गई, आपकी अपनी इनकम बढ़ गई, तो हो सकता है आप जनरल में आ जाएं. या लास्ट टाइम आप जनरल में थे, वो जॉब आपकी छूट गई, आप ईडब्ल्यूएस में आ गए, फैमिली इनकम कम हो गई, तो आप इस बार ईडब्ल्यूएस में हो सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर क्राइटेरिया ही है. तो कैटेगरी 1 साल से दूसरे साल में चेंज हो सकती है, एक ही साल के अंदर एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज नहीं होगी, मतलब प्रीलिम्स से मेंस में चेंज नहीं होगी, राइट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव फिल्ड, ये है फॉर्मेट ऑफ द ईडब्ल्यूएस. देखिए ईडब्ल्यूएस के फॉर्मेट में एक फोटोग्राफ होता है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है, तहसीलदार ने इसको इशू करा है, ये इसमें सब कुछ नाम लिखा होता है, आपकी इनकम 8 लाख से कम है, आपके पास लैंड 5 एकड़ से कम है आपकी फैमिली के पास, आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से फ्लैट छोटा है, आपके पास प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड से छोटा है, नहीं है आपके पास, ये सब कुछ नहीं है, ये सब लिखा होता है. और ये भी लिखा है ये किस फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर है, किस डेट को बना है, 21 अक्टूबर 2024 को बना है, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल 23-24 के बेसिस पर क्राइटेरिया पे बना हुआ है, ऐसा होता है सैंपल, राइट. और इसी तरह से जो नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो उसमें यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, फोटो नहीं भी होता है कहीं कहीं पर, और यहाँ पर सेम डिटेल लिखा है, ये यूपी का बना हुआ है, और इसको एसडीएम ने बनाया है, कभी हो सकता है तहसीलदार ने बनाया हो, एसडीएम ने बनाया हो, और इन्होंने भी लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, दिस इज ओबीसी क्राइटेरिया. तो इनकम सर्टिफिकेट एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको चाहिए. ये 12 अप्रैल का बना हुआ है, तो 1 अप्रैल के बाद के बने होने चाहिए.